अभी ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने बायो एक्यूमुलेंट्स और बायो मैग्निफिकेंट जितने भी हैं उनके प्रॉपर्टीज देखी। पहले प्रॉपर्टी थी कि ये फूड चेन में लोअर से हायर लेवल में कंटिन्यू इंक्रीज करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रास है, ग्रास के बाद ग्रास ऊपर, देन फ्रॉग, उसके बाद स्नेक एंड ऊपर ईगल। सो ग्रासेस से ईगल तक पहुंचते पहुंचते इसका जो नंबर है, इसकी जो टेंडेंसी है या इसका जो एक अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जो आपके प्रेडेटर स्पीसीज हैं उन पर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फूड चेन में हम डिफरेंट टाइप के आपके पास जो स्पीसीज हैं उनको एक नंबर में रखते हैं। ये सबसे लोअर लेवल है एंड दिस इज द हाईएस्ट या हायर लेवल। अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रासीज हैं, ग्रासीज को ग्रास होपर्स जो है ये इसको ईट करते हैं। देन इसके बाद ऊपर आपके पास फ्रॉग है, फ्रॉग के ऊपर स्नेक एंड देन ईगल। सो अगर यहाँ पे मान लीजिए देयर इज 10% आपके पास बायो एक्यूमुलेंट है, राइट, आपने इसमें स्प्रे किया, इसके बाद जो बायो एक्यूमुलेंट होगा वो स्प्रे की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल दीज आर दी अनवांटेड ग्रासेस जिनको ग्रास होपर्स खा रहे हैं, ग्रास होपर्स को देन फ्रॉग खा रहे हैं एंड फ्रॉग के बाद स्नेक एंड देन ईगल। 10% है तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 11% हो जाए, यहाँ पे 12, 13 एंड देन यहाँ पे 14%। सो ये इंक्रीज होता जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी लेवल तो राइज करता रहता है, बस साथ साथ में ये बायो एक्यूमुलेंट्स भी ऊपर ऊपर जाते जाते हैं। बायो एक्यूमुलेंट्स क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक है, जो कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक इंक्रीज करते जाएंगे। पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है। दूसरा, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैव लॉन्गर लाइफ। ये जैविक प्रक्रिया से या फिर सिंपल आप कहें तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से खुद नहीं टूटते, ना ही ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स ब्रेक डाउन करते हैं खुद। सो अल्टीमेटली अगर ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सो इनकी लॉन्गर लाइफ होगी, लंबे समय तक जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं ये फूड चेन में कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे। ऑल्सो दीज आर नॉन सोल्यूबल इन वाटर एंड देयरफॉर इनको आप बॉडी से या यूरिन की फॉर्म में या एक्सक्रीटा की फॉर्म में से आप बाहर नहीं निकाल सकते। सो ये बॉडी में जमा होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। दीज आर दी पॉल्यूटेंट्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, माइक्रोवीड्स। नेक्स्ट हमने इसमें देखा था कि ये लिपोजेनिक भी हैं, फैट सोल्यूबल हैं। सो अगर मदर की बॉडी में अगर ये माइक्रो प्लास्टिक्स या फिर आप कह सकते हैं बायो एक्यूमुलेंट्स हैं, बायो मैग्नीफायर्स हैं, तो ये बेबी तक जो है आगे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो उनका मदर का मिल्क है वो इन्फेंट तक पहुंचेगा और उसमें भी ये बायो एक्यूमुलेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ज्यादातर जो लोग मीट या फिश खाते हैं, मीट एंड फिश कंज्यूमिंग जो आपके पास पॉपुलेशन है उनमें भी ये बायो एक्यूमुलेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कल मैंने एग्जांपल दिया था कि चिकन्स में बहुत सारे इंजेक्शंस जो है अभी लगाए जाते हैं। ऑल्सो ऑक्सीटोसिन का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कुछ एक जो कैटल्स हैं उनको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है सो दैट उनका जो हार्मोनल वैल्यू है बढ़ जाए और वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। इसके साथ साथ में हमने फॉर्मेलिन देखा था, जहां पे फिशेस जो हैं, फिशेस को कंजर्व करने के लिए, लंबे समय तक उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनको फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन भी अल्टीमेटली कैंसर की तरफ लेके जाता है। फिर हमने इसमें देखा था एग्जाम्पल, जैसे कि मीना माटा एक डिजीज है जो कि मर्करी के पोल्यूशन से होता है। इससे क्या होगा सर? नर्वस सिस्टम जो है आपका पूरा का पूरा रप्चर हो जाता है, ब्लाइंडनेस, डैमेज ऑफ हियरिंग एंड स्पीच, बोलना सुनना ये सब बंद हो जाएगा, मसल की वीकनेस हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिखा था कि प्लास्टिक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू 20% इंक्रीज इन दी केसेस ऑफ कैंसर। फिर लेटर ऑन हमने देखा कि हमारे पास दो प्रकार की हम प्लास्टिक्स को यूज करते हैं, एक है पॉली इथाइलिन, दूसरा है आपके पास पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो पीवीसी एंड पॉली इथाइलिन, ये दो प्रकार की आपके पास प्लास्टिक्स है, मैक्सिमम यही यूज किए जाते हैं। पीवीसी पाइप्स आप कई बार सुनते हैं, पीवीसी वायर आप कई बार सुनते हैं। सो ये जनरली यूज होने वाले आपके प्लास्टिक्स हैं। अब इनमें क्या है, इनमें अगर ये ज्यादा से ज्यादा हीट के साथ अटैच होते हैं या फिर वाटर के साथ या फिर कोई भी चीज इसमें अगर आप कंटेन करके रखेंगे लंबे समय तक, तो ये इसमें से छोटे छोटे जो आपके माइक्रो प्लास्टिक्स हैं या वीड्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक मैंने आपको बताया था जिनका साइज 5 mm तक रहेगा, दीज आर माइक्रो प्लास्टिक्स। ये माइक्रो प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे प्लास्टिक जिनका साइज 1 mm से लेस रहेगा, दीज आर माइक्रो वीड्स। सो ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि इनको आप नेकेड आइज के साथ देख भी नहीं पाते हैं।
और अल्टीमेटली ये बॉडी के अंदर एंटर करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कोई गर्म खाना है या गर्म सूप है, एनीथिंग जो कि आपके इस प्लास्टिक के कंटेनर में है, तो उसमें अल्टीमेटली ये पार्टिकल जो है माइक्रोबीट्स या माइक्रोप्लास्टिक्स, ये आपके साथ फूड के साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास मैंने आपको बताया था कि अगर हम थोड़ा सा खतरा कम करना चाहें तो उसके लिए, अगर थोड़ा सा इसका जो डेंजर है उसको कम करने के लिए, जो इसका इंपैक्ट है उसको कम करने के लिए, वी कैन यूज हाई डेंसिटी प्लास्टिक्स, है ना। तो हाई डेंसिटी आपका एक मैंने पॉलीथीन प्लास्टिक बताया था जिसका नाम था HDPE, एंड दूसरा था आपके पास PET। सो ये इसको रिप्लेस करते हैं। इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए आप HDPE यूज कर सकते हैं या PET, दैट इज पॉलीथाइलिन टेराफ्थलेट। ये जो है इंस्टेड ऑफ PVC एंड पॉलीथाइलिन, इनसे थोड़े से कम इंपैक्ट डालते हैं, बट अगर जब भी ये किसी हीट के या टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगेन इसमें यही इशू है, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो भी ये माइक्रोप्लास्टिक्स या माइक्रो बीड्स को छोड़ते हैं, सो इसलिए ये हीट को रेजिस्टेंट नहीं कर पाते। सो ये जब भी इसको हीट मिलेगी, अगेन ये भी सेम माइक्रोप्लास्टिक्स और माइक्रो बीड्स को जनरेट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, इसलिए हम आजकल क्या यूज कर रहे हैं, बायोप्लास्टिक्स। तो इन सभी प्लास्टिक्स को देखने के बाद हमारे पास जो लास्ट मेथड आता है, दैट इज बायोप्लास्टिक्स। अब बायोप्लास्टिक मीन ऐसी प्लास्टिक जिसको बायोलॉजिकल मटेरियल से बनाया जा रहा है, आपकी डेफिनेशन भी यही थी। सो इट इज अ पॉलीमर विच इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल मटेरियल्स। सो बायोलॉजिकल मटेरियल्स क्या है, जो नेचुरली अवेलेबल है। बायोलॉजिकल का लिटरल मीनिंग यही है, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द नेचर या फिर जो नेचुरल है। सो यहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल को आप यूज करेंगे। एग्जांपल थे स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल्स, बर्ड्स फेदर एंड चिकन फेदर्स। तो आप स्टार्च यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो है वनस्पति जो आपके पास तेल है उसे यूज कर सकते हैं, पक्षियों के जो पंख हैं उनको यूज कर सकते हैं, चिकन के फेदर्स मतलब मुर्गा या फिर मुर्गी चिकन, उसके फेदर्स को आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास एग्रीकल्चरल कोई रेजिड्यू है, अगर आपको कृषि से फसलों से अगर कोई फालतू में बाय प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट वो प्लास्टिक जनरेटिंग होना चाहिए। ऑल्सो बायोप्लास्टिक जो है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दीज आर बायोडिग्रेडेबल, ये प्रकृति में खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं, खुद ही ब्रेक डाउन कर जाते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई चैम्बर लगाने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कोई प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में, जैसे कि आपके पास केंचुआ है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो इसको इजीली तोड़ सकते हैं, मतलब इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसीलिए माइक्रोप्लास्टिक्स में स्मॉलर फुटप्रिंट होता है, इसका ज्यादा आपको वेस्ट मटेरियल देखने को नहीं मिलता क्योंकि इजीली बायोडिग्रेडेड हो सकते हैं ये। दे आर लेस पोल्यूटिंग क्योंकि इसमें जो केमिकल्स हैं या माइक्रोप्लास्टिक के जो बैड इंपैक्ट्स है वो इसके नहीं पड़ते। ऑल्सो ये बायो एक्यूमुलेशन भी नहीं करते, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लिख रहे थे कुछ एक एग्जांपल्स ऑफ बायो एक्यूमुलेंट्स, फिर हमने इसके कुछ एक एग्जांपल्स लिखे, और एग्जांपल्स ऐसे जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है या बहुत बड़े सराउंडिंग्स में आप देखते हैं, आपके एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल पहला आपने किया था DDT। DDT किस लिए यूज किया जाता है, मलेरिया या फिर जो आपके डेंगू के केसेस है उनको रिड्यूस करने के लिए। सो यहाँ पे ये मस्कीटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेल, बहुत बढ़िया हूँ मैं, मस्त हूँ। आप बताइए, आप भी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रैंक लेके आइए, फिर मुझे ज्यादा खुशी होगी। फिर केक खाएंगे साथ में बैठ के, और जरूरी केक नहीं है, आजकल तो बन ही गया है कल्चर। आपको जलेबी खानी होगी वो भी खिला दूंगा, हलवा भी, राइट। DDT मलेरिया एंड डेंगू इससे ज्यादा होता है तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बायो एक्यूमुलेंट है, DDT इट इज लार्जेस्ट बायो एक्यूमुलेंट। अगर ये एक बार किसी भी फूड चेन में एंटर कर जाए सो इसको वहां से डिलीट करना, रिमूव करना, रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, राइट। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे इसके लिए कन्वेंशन हुए, जिसमें से एक कन्वेंशन हमने देखा था, दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। कल हम कन्वेंशन तक पहुंच गए थे, राइट।
सो स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ है ना, कन्वेंशन मीन सम्मेलन, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ी बड़ी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की बॉडीज या फिर एनजीओ, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े संगठन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और वो कुछ एक जो बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग चीजें हैं उनके ऊपर यहाँ पे मीटिंग की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। तो वहां पे इन्होंने कहा कि इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट इज बैंड, बट इंडिया में चीजें बैन होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वी आर ट्रॉपिकल नेशन, हमारे यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय टाइप का जलवायु पाया जाता है, ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल एरिया का मतलब होता है हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है और ह्यूमिडिटी होती है। सो यहाँ पे नमी भी बहुत ज्यादा है भारत में और हीट भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली मानसून में, और उसी टाइम पे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो हम बाध्य हैं, हम बाउंड हैं टू यूज दिस, भले ये बैन हो चुका है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां आती हैं, धुआं छोड़ के जाती हैं, उसको कहते हैं डीडीटी, है ना, उससे दूर रहना है, क्योंकि हमने इसके इफेक्ट देखे से। सबसे पहले आपको हेडेक होगा, नोजिया होगा, फटीग, कंफ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस, थिनिंग ऑफ द एग सेल, मतलब फर्टिलिटी रेट गिरेगा इंसानों में, ऑल्सो बर्थ डिफेक्ट होंगे, एंड अल्टीमेटली कैंसर। सो दीज आर दी मेजर इफेक्ट्स, है ना। अब बातों बातों में ऐसा लग रहा है अर्ली मॉर्निंग, मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतनी सारी बीमारियों के नाम नहीं लेने चाहिए, है ना, बट ये होता है। सो इससे बच के रहिए। जब भी कोई गाड़ी ऐसी जा रही है, ट्राई करें कि अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि घर के अंदर एंटर ना करें वो। एंडोसल्फान, नेक्स्ट इज एंडोसल्फान, मैक्सिमम यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। एंडोसल्फान, जो खेती करते हैं उनको पता है सल्फान क्या होता है, राइट। तो एंडोसल्फान ये एक इंसेक्टिसाइड है, ये एक कीटनाशक है। इट इज अ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, कीटनाशकों को खत्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ज्यादातर कौन कौन सी खेती में यूज किया जाता है? कैश्यू, काजू की जो खेती होती है, रबर, उसके बाद टी प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन। रबर ट्री होता है, लेगुमिनस प्लांट है, या फिर ग्रास होती है। रबर ट्री है ना, उसकी जो बार्क होती है उसको काटते हैं, अंदर से उसकी जो छाल होती है वो निकाली जाती है, फिर रबर बनाया जाता है। बैक्स भी निकलती है इसकी। तो सो ये काजू, रबर और चाय बागानों में यूज किया जाता है, और नारियल की खेती में इसको यूज किया जाता है। अब ये सस्ता होता है वैसे तो ये जो केमिकल है, बट बहुत ज्यादा डेंजरस है, और डेंजरस होने के कारण ही इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि बर्थ डिफेक्ट, जन्म से ही दोष, है ना, कोई ना कोई बॉडी पार्ट में दिक्कत होगी या पार्ट होगा ही नहीं। डेंजरस बायोअक्यूमुलेंट है, और इसी के कारण यहाँ पे क्रिप्टोर चाइल्डिज्म है, जहाँ पे मेल्स में टेस्टिस नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म का मतलब होता है मेंटल रिटार्डनेस, है ना, थोड़ा सा दिमाग जो है कम रहता है। दिमाग कम होने का मतलब क्या है कि बेबी का साइज अगर आप देखेंगे तो 10 ईयर का है, बट दिमाग बहुत रिटार्डेड है, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर, राइट, कुछ एक कॉग्निटिव इशू इससे हो जाते हैं। ऑल्सो इट कैन लोअर द टेस्टोस्टेरोन, जो एक हार्मोन है स्पेशली मेल्स में, और ये अल्टीमेटली अगेन ये भी कैंसर की तरफ लेके जाता है। एंडोसल्फान जो है इसको ऐड किया गया है पीओपीज की लिस्ट में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में इसको ऐड कर रखा है, और 2011 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर रखा है, बट केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इट इज सब्सिडाइज, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर फैसला आने की गुंजाइश है, क्योंकि किसानों को बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि अगर इसको स्प्रे ना करेंगे तो पूरे का पूरी प्लांटेशन खराब हो जाएगी, चाहे वो कोकोनट की है, चाहे रबर की है, टी की है, या फिर कैश्यू की है। सो सारी की सारी कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप मतलब जिससे कैश कमाया जाएगा, खाया नहीं जाएगा। सो ये खाद्य फसल नहीं है, है ना, एडिबल नहीं है, नॉन एडिबल है। नेक्स्ट था वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनवायरमेंट इकोलॉजी में ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आगे बायोडाइवर्सिटी आएगा, वो टोटली डिफरेंट है। बायोडाइवर्सिटी में सीधा बॉटनी पढ़ेंगे, है ना, या भी जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कुछ एक फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है, कुछ एक बायोलॉजी आ रही है ना, कई जगह पे केमिकल इंजीनियरिंग आ जा रही है आपकी, क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक था आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैं।
इसमें एग्जांपल्स थे आपके पेंट्स हैं, फ्यूल है, कंपाउंड्स। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फ्यूल ये आपका पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है। और दूसरा हमने देखा था इसमें पेंट्स हैं। पेंट्स बहुत सारे जैसे आपके यूज किए जाते हैं, तो इनमें भी ये प्रेजेंट रहता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वार्निशेस हैं, जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था टर्पेंटाइन ऑयल, जिसे तारपीन का ऑयल कहते हैं, इसको पेंट्स को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर दैट क्या था, पेपर ब्लीचिंग, पेपर को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, तो पेपर ब्लीचिंग में भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज किया जाता है। और इसमें था आपके पास क्लोरीन, तो वहां पे भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट और क्या था इसमें, कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट था आपका बायोअक्यूमुलेंट का, दैट इज मरकरी। और लास्ट था आपका डर्टी डजन। डर्टी डजन इसलिए नहीं किया क्योंकि डीडीटी हम पढ़ चुके थे, मरकरी इसलिए नहीं क्योंकि हमने बायोअक्यूमुलेंट में देख लिया था कि मीना मैटर डिजीज होती है। फिर पहला आपका जो कन्वेंशन था इंटरनेशनल, जिसे कहते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन, सो ये बायोअक्यूमुलेंट के लिए ही कन्वेंशन हुआ था। इसमें ज्यादातर किसकी लिस्ट रखी गई थी, पीओपीज की, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जिसमें से आपके पास एग्जांपल कौन सा था परसिस्टेंट का, डिसेंट आपने अभी पढ़ा था, इट हैज बीन एडेड टू दी पीओपीज, एंडोसल्फान 2011 में ऐड किया गया था उसको। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था, ये जो सम्मेलन था, इसको साइन किया गया था, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे सभी के सभी मेंबर्स ने 2001 में। और इसने काम करना शुरू किया था, केम इनटू फोर्स या फिर स्टार्टेड वर्किंग 2004 में। सो ये इसके बारे में है। बाकी ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो आपके पॉल्यूटेंट्स है उसके लिए इसको रखा गया है। इसमें 8 मैंने आपको लिखवाए थे। डीडीटी हेक्साक्लोरोबेंजीन, जिसको फंगिसाइड कहते हैं, डीडीटी आपका यूज किया जाता है मलेरिया डेंगू कम करने के लिए। अल्ड्रिन, डिल्ड्रिन एंड एंड्रिन, इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल था, जिसको पीसीबी कहते हैं, जैसे कि लाइजोल, उसमें इसको यूज किया जाता है। फिर मायरेक्स था, हेप्टाक्लोर था। और 2011 में एंडोसल्फान को इसकी लिस्ट में एंटर किया गया था, स्टॉकहोम कन्वेंशन की लिस्ट में। ज्यादातर ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के लिए ही सम्मेलन किया गया था, क्योंकि ये पेस्टिसाइड और जो आपके इंसेक्टिसाइड हैं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और मिट्टी को खत्म करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि जब भी आप पीओपी इसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एक कलर्स होने चाहिए, इनको कुछ एक कलर्स के साथ लेबल करना चाहिए। जिसमें से हमने 3 प्रकार के कलर देखे थे, 3 थे 4 थे 4 थे। पहला था ग्रीन, फिर कौन सा था, अच्छा ब्लू भी था, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड। सो कलर के हिसाब से आपको पता लग जाता है कि कौन सा कितना खतरनाक है। ग्रीन कलर है तो ये स्लाइटली टॉक्सिक है या स्लाइटली डेंजरस है। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा जहरीला। फिर नेक्स्ट है आपका मॉडरेटली, फिर नेक्स्ट आपका है ब्लू आपका मॉडरेटली है, येलो आपका हाईली है, एंड जो लास्ट है दैट इज एक्सट्रीमली, अत्यधिक। सो ये आपके कलर हैं, और ये सरकार ने फिक्स कर रखा है कि इनको कलर के साथ आपको लेबल करना पड़ेगा। मतलब इसके डिब्बे के बाहर ये कलर होगा, उस कलर से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कितना ज्यादा हानिकारक है। आप नोट्स बाकी फेलो स्टूडेंट से ले सकते हैं, राइट। अभी टेंशन मार लो, अभी आगे चलते जाओ, है ना, फ्लो के साथ। सैटरडे संडे तक अपना जो भी पेंडिंग रहता है उसको कंप्लीट करो। इतना ही हुआ था, इतना ही हुआ था। इसमें मैंने ग्रीन कलर में आपको बताया था स्लाइटली टॉक्सिक, ब्लू कलर में बताया था मॉडरेटली टॉक्सिक, येलो कलर जो था इसमें एंडोसल्फान रखा जाता है, और जो आपका रेड कलर है ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली आपका जो टॉक्सिक है, तो ये ज्यादातर जिंक फॉस्फाइड इसमें यूज किया जाता है, रेड किलर।
अब लिखिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट आपने किया था ना कलर्स का, उसी में ऐड करिए एक लाइन। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 to 50 mg per kg, 1 to 50 mg per kg red label insecticides and pesticides according to government of India 1 to 50 mg per kg red labeled जिनके ऊपर रेड कलर का लेबल लग रखा है, रेड लेबल्ड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, insecticides and pesticides are lethal. Lethal means fatal, घातक है ये, lethal जानलेवा। सो अगर किसी भी पेस्टिसाइड में 1 मिलीग्राम से लेके 50 मिलीग्राम तक अगर आपका क्या पाया जाएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो ये हर 1 किलोग्राम के हिसाब से अगर यहाँ पे 1 ग्राम भी है तब भी लीथल है, 50 ग्राम है तब भी, मिलीग्राम है तब भी लीथल है। सो इसको लीथल का कैटेगरी में उन्होंने डाला है, फैटल है, ये जान ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ कि नासिक में स्प्रे कर रहे थे एंडोसल्फान यूज करने के बाद आपको पता है एज सच जो बेच रहा है वो ज्यादा गाइडलाइन नहीं देता, जो खरीद रहा है वो भी ज्यादा, उस लेवल को कौन पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि आप कोल्ड ड्रिंक में पढ़ेंगे कितना कार्बोहाइड्रेट है ना, कितना उसमें प्रोटीन है, डेट भी नहीं देखते, बस लिया गर्मी में और एकदम से पी लिया, उसके बाद फिर इन्फेक्शन। वैसे ही ये स्प्रे है ना, किसान के लिए सिंपल दवाई है ना, कि दवाई से क्या ही हो जाएगा। सो ये दवाई को हाथों से डालते हैं, खुद ही हाथ से मिक्स करते हैं, ऐसे नहीं मिक्स करना होता है इसको, कुछ एक प्रोसीजर है उसमें लिख रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैगी बनाते हैं तो आपने किसी को देखा है बनाते हुए, है ना, और आपने उसी से सीख लिया है, आप उसमें पढ़ते नहीं है कि इतना पानी डालना है, इतने टीस्पून्स, है ना, चाय पत्ती इतनी डाली उतनी डाल दिया, आपने सीखा बस पा दो जो भी है। तो उन्होंने क्या कर रखा कि उनके पास जो कंटेनर थे उसमें उन्होंने स्प्रे को ऐड किया, स्प्रे की भी लिमिट है कि इतना ml डालना है, वो ml नहीं देखते और सीधा ही करते ऊपर से बोतल टेढ़ी, और उन्होंने ज्यादा डाल दिया। अब वो स्प्रे करके आए एंड देन इनको आदत नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता, थका हारा वो सीधा खाना खा लेता है या पानी पी लेता है, उन्होंने हाथ नहीं धोए उसी से खाना खा लिया एंड 8 people died just because of एंडोसल्फान। तो ये बहुत बड़ी एक मात्रा है। देखो खरीदने वाले को नहीं पता है कि कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वो इतना एजुकेटेड नहीं है, उसने यूपीएससी की कोचिंग नहीं ली है ना, वो एनवायरनमेंट की क्लास नहीं लगा रहा था। बट जो बेच रहा है उसके पास तो इतना होना चाहिए कि इसको इतना ही डालना है, या तो उसको एक ढक्कन दे दो या ढक्कन के हिसाब से जा दो, कितना ढक्कन डालना है, इतना कैप डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है ना। और किसान को भी कई बार लालच होता है कि बहुत तंग कर रखा है, बहुत दुखी कर रखा है ये अनवांटेड प्लांट्स में, तो वो आधी बोतल डाल देता है कि ज्यादा डालूंगा तो खत्म ही हो जाएंगे, अगले साल ना ही हुए, बट वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए ये लीथल है। सो इसलिए इसको बैन करने की बात कर रहे हैं। और देखिए किसान ही कह रहे हैं कि हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि उनको पता है उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब ऑर्गेनिक में जाना आसान बात नहीं है। ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है ऑर्गेनिक इंडिया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो आपके नॉर्मल प्रोडक्ट्स है उससे बहुत ज्यादा महंगा होता है, और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बहुत ज्यादा झंझट है, तो इसलिए ज्यादातर लोग जो कमर्शियल की तरफ जाते हैं, हैवी मशीनरी। अब गोबर थोड़ा फेंकते रहेंगे आप इतने ज्यादा बड़े आपके फील्ड्स में, है ना, उतनी लेबर चाहिए, मैंने आपको बताया कि लेबर इंटेंसिव टास्क है, सो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ज्यादातर फिर हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, और शॉर्टकट शॉर्ट लाइफ की तरफ जाता है। नेक्स्ट जो कन्वेंशन था, बेसल किया था कल, नेक्स्ट है आपका बेसल कन्वेंशन। तो एक बेसल में भी सम्मेलन हुआ जहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे एनजीओज और यूएन की बॉडीज ने यहाँ पे मीटिंग की। मनविंदर जी कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी रमनदीप आपको, उस पे ऐप के ऊपर बैच पे जाके उसके बाद आपको लाइव क्लासेस देखनी होंगी, उसमें रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। मनविंदर कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक लिए मिनिमम 4 to 5 years तक
जीरो प्रॉफिट से सर्वाइव करना पाऊँ, जो कि हर बंदे लिए पॉसिबल नहीं। मैंने बताया क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। अब मैं बड़ी बातें नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि मैं किसानी नहीं करता, है ना, बट फिर भी बहुत सारे मेथड्स हैं। नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन। इट इज द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ, it is the trans boundary movement of hazardous waste and their disposal, hazardous waste and their disposal। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंट्री के नियर बाय अगर कोई हजार्डस केमिकल्स को लेके जा रहे हैं किसी कंटेनर के थ्रू, किसी शिप के थ्रू, या किसी वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए लेके जा रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, पर न्यूक्लियर वेस्ट के लिए इन्होंने मना किया। पहले तो न्यूक्लियर वेस्ट भी कर रहे थे। न्यूक्लियर वेस्ट मैंने आपको बताया था प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट की फॉर्म में आता है, बट ये फ्यूल भी है, इसको यूज करके बॉम्ब भी बनाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं एटम बम, है ना। सो इसलिए अब ये तो बैंड है, बट ये कह रहे हैं कि जहां पे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है, हजार्डस मतलब खतरनाक, प्रतिबंधित जो आपका कचरा है, और या उसका डिस्पोजल किया जाता है, उसका निपटान किया जाता है, तो उसके लिए ये कन्वेंशन है। सो इट इज द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, फुल स्टॉप। इट केम टू स्टॉप द डंपिंग ऑफ, it came to stop the dumping of hazardous waste material from developed countries to developing countries, developed countries to developing countries। किसी समय बहुत ज्यादा जो आपकी गरीब कंट्रीज हैं या फिर विकासशील जो आपके देश हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए हैं या फिर जिनका अभी विकास की तरफ अभी रुख है, तो ये जो जितने भी आपके डेवलपिंग नेशंस हैं जो प्रॉपर पहले से डेवलप्ड हैं, तो विकसित देश जो हैं ये विकासशील देशों में अपना पूरा का पूरा कचरा डंप करते थे। एग्जाम्पल भी है इसका। सो इसमें इन्होंने कहा कि ये जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये क्या करती है कि अपने वेस्ट मटेरियल को इन डेवलपिंग नेशंस के पास छोड़ देती है, और उनको क्या मिलता है? डॉलर्स के हिसाब से पैसा मिलता है, राइट। अब इसी प्रॉफिट को अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट नहीं है, यहाँ का पूरा बीमारी, यहाँ का पूरा वेस्ट इस कंट्री में जा रहा है। दैट इज वाई इन्होंने कहा कि ये इनह्यूमन एक्टिविटी है, अमानवीय कार्य है ना। आप इंसानियत नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपना वेस्ट जो यहाँ पे इनको बेच रहे हैं, बट यही वेस्ट आगे चलकर इनकी कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आगे लिखिए, मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर कवर्ड अंडर बेसल कन्वेंशन। Most of the pollutants are covered under Basel Convention। तो मैक्सिमम जो आपके पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषक हैं, उनको बेसल कन्वेंशन के अंदर इन्होंने लिस्ट में रखा हुआ है, एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट, एक्सेप्ट रेडियोएक्टिव वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट, और रेडियोएक्टिव वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट। तो न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है, जिसे प्लूटोनियम कहते हैं, और रेडियोएक्टिव मटेरियल, ये सारे के सारे बैन कर रखे, क्योंकि ये है तो वेस्ट ही, बट इस वेस्ट को दोबारा यूज किया जा सकता है, रिसाइकिल करके इससे न्यूक्लियर प्लांट में यूज किया जा सकता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल या फिर एटम बम बनाने में। तो गलत एक्टिविटीज में यूज हो जाएगा, इसलिए इसको बैन करके रखा है।
फुल स्टॉप के बाद लिखिए दिस कन्वेंशन इज अगेंस्ट टॉक्सिक colonialism उपनिवेशवाद, है ना। उपनिवेश मीन्स आपको एक कॉलोनी बनाया जा रहा है। जैसे इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिशर्स ने हमें कहा कि हम यहाँ पे आपको क्या बनाने आए हैं, सभ्य बनाने आए हैं, क्योंकि तुम लोग सभ्य नहीं हो, है ना। तो सभ्यता के नाम पे यहाँ पे उन्होंने एक टाइप से काफी समय तक हमें कॉलोनी बना के रखा। तो कह रहे हैं कि अब जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे कॉलोनी बनानी है, आपको कुछ एक अच्छे बिहेवियर सिखाने हैं, पढ़ाना है, सभ्य बनाना है, सिविलाइज बनाना है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि इन द नेम ऑफ कॉलोनी आप जो है दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं उनके एरिया को इन्वेड कर रहे हैं, मतलब उनके एरिया के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। दूसरा, उनके ऊपर आप अपना हुकूमत चला रहे हैं। जैसे कि वहां का वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का जो वेस्ट है वो नाइजीरिया में डाला जा रहा है, इटली का जो वेस्ट है वो नाइजीरिया में डाला जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप उनको थोड़ा सा उसके बदले में डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं। बट ये डॉलर का फायदा नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालेगा। एग्जाम्पल लिखिए कोको केस, KOKO केस। एग्जाम्पल KOKO केस, कोको केस। अब कोको केस लिख लिया, उससे आगे ब्रैकेट स्टार्ट करिए और कहानी लिखिए छोटी सी। तो लिखिए इटली यूज्ड टू ट्रांसफर every month 8,000 Italy used to transfer every month 8,000 barrels, बहुत बड़ा नंबर है ये, 8,000 barrels of pollutant material, 8,000 barrels of pollutant material to Nigerian government, ऐसे लिखिए, to Nigerian government in the exchange of monthly rental around monthly rental around, कुछ भी नहीं अमाउंट देते थे ये, $100 in 1988। चलो उस टाइम पे करेंसी का रेट भी कम था, है ना। सो उस टाइम पे $100 देते, पर फिर भी $8,000 बैरल्स बहुत बड़ा नंबर है। 8,000 बैरल्स तो हम, मेरे को लगता है पूरे साल में भी इतना इंपोर्ट नहीं करते हैं पेट्रोल को, है ना। बैरल्स में ज्यादातर आपके जो है पेट्रोलियम को यहाँ पे देखा जाता है। सो इतना ज्यादा बैरल के हिसाब से ये यहाँ पे कचरा अपना डंप करते थे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इसको डंपिंग साइड बना लिया था नाइजीरिया को। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अब ले तो जा रहे हैं, नाइजीरिया भी रेडी है, इटली भी रेडी है, पर नाइजीरिया तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए रूट। और कौन सा रूट ज्यादा पकड़ा जाता है? ना रेलवे ना रोड, यहाँ पे आएगा आपके पास ओशन रूट्स या फिर सी रूट। अब सी रूट या ओशन रूट किसी अकेले का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज कन्वेंशन, ये आप पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? इंटरनेशनल रिलेशंस में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, है ना। पूरे ओशंस का कोई भी मालिक नहीं है ना। जैसे पूरे के पूरे आउटर स्पेस का, फॉर एग्जांपल अगर आप आसमान में उड़ रहे हैं तो वो इंडिया का आउटर स्पेस है, उसके ऊपर कोई आएगा और कोई भी आके ब्लू आइस फेंक जाएगा या कोई अटैक कर देगा, सो ये कन्वेंशन के हिसाब से इलीगल है। ऑल्सो अगर आप ओशंस के ऊपर शिप लेके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जहां मर्जी चाहे जा सकते हैं, है ना। इंडियन ओशन क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, आपको इंडिया की सबमरीन कहेंगे कि वापस आ जाओ,
नहीं तो मिसाइल छोड़ी जा रही है ना। या तो फिर आप दूसरी कंट्री में फॉर एग्जाम्पल उनसे बच गए तो आगे पाकिस्तान का जो वहां पे सबमरीन होगा वो आपको पकड़ लेगा। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भैया आप ये सब कुछ लेके जा रहे हैं, अब हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो पूरा का पूरा प्रॉपरली पहुंच जाएगा, कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं यहाँ पे ये स्पिल भी हो सकता है आपके समंदर के ऊपर, या किसी कंट्री के नियर बाय अगर ये कचरा बाई चांस गिर जाता है तो आपको उसके ऊपर लगान देना पड़ेगा, और लगान इतना ज्यादा देना पड़ेगा कि उसका अमाउंट $100 नहीं होगा, वो $10,000 भी हो सकता है, $1 मिलियन भी हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब बंद करो, ये एक्टिविटी ठीक नहीं है। और कुछ एक आपके पास यूएन के ह्यूमन राइट्स ये भी आ गए। ह्यूमन राइट्स वालों ने कहा कि ये तो गैर इंसानियत हरकतें हैं, ऐसा ना किया जाए, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, क्योंकि उनको सिर्फ दिख रहा है कि दिस इज कचरा, बट एक्चुअल में जो पॉल्यूटेंट है उनको उसका इम्पैक्ट नहीं पता। सो ह्यूमन राइट्स से भी लोग आते हैं तो उन्होंने इनकी हेल्प की। सो वेसल कन्वेंशन वाज साइंड इन द ईयर 1989। तो 88 में ये काम कर रहे थे ऐसे, एंड इसको साइन किया गया 1989 में। आपने कई बार लोगों से सुना होगा हमारे टाइम पे, जैसे मम्मी पापा दादा दादी कहते हैं हमारे टाइम पे लोग बहुत सीधे साधे थे, इतने सीधे थे, है ना। उस टाइम पे भी एक्टिविटीज चलती थी। अभी तो फिर लोग अवेयर हो चुके हैं। अब नाइजीरिया के इंसानों को पता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट और इसका इम्पैक्ट क्या है, तब नहीं पता था, और तब ये थोड़ा सा शाने बन रहे थे। सो साइंड इन द ईयर 1989 एंड केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1992। अब मैं ये साल वैसे लिखाता नहीं हूं, बट आपका पीसीएस है तो पीसीएस वालों के पास बहुत ही ज्यादा अतरंगी सवाल होते हैं। अतरंगी मीन्स क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे और पूछेंगे साइन कब हुआ था, फिर आप सोचेंगे कि ये तो पता पढ़ाया ही नहीं था, कौन सा साल है, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि एग्जाम इतने ज्यादा हो चुके हैं। अब ऑनलाइन आपकी फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम था लक्ष्मीकांत खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था, मतलब हमारे पास नहीं, हमारे से पहले वाली जनरेशन जो थी, राइट। अभी तो सब कुछ चीज ऑनलाइन आपको लक्ष्मीकांत की साइट के ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी, मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और लोगों ने लक्ष्मीकांत घोट के पी ली है ना। किसी ने ज्योग्राफी जो पूरी की पूरी रट ली हुई है, जिसको बिल्कुल मैप पूरा आता है, इन्वायरमेंट किसी को तो पूरे कन्वेंशन ऑन दी फिंगर्स है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास कंपटीशन है। जो ऑलरेडी जॉब में वो भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। जो तहसीलदार वो चाहता है वो एसडीएम बने, एसडीएम चाहता है वो डीसी बने, है ना। और डीसी भी ऊपर से एग्जाम दे रहा है कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाऊं, और कैबिनेट सेक्रेटरी होने के बाद वो चाहता है कि उसको एमपी की इलेक्शन मिल जाए, है ना। एमपी के बाद वो चाहता है कि उसको गवर्नर मिल जाए, और गवर्नर चाहता है कि उसको प्रेसिडेंट मिल जाए। तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है ना। ऐसे नहीं होता कि जब आपको कोई चीज मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल आप अभी एसडीएम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़े 4-5 साल बाद आपको एसडीएम ठीक नहीं लगेगा। कंपटीशन, और बुरी बात नहीं है ये, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, है ना, कंपटीशन होना चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ आपको बेकार लगेगी। सो बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो लोगों ने ये सब चीजें रटी हुई हैं। अब अतरंगी सवाल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा सा फंसाया जाए, घुमाया जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पूरा रट्टा मार आती ही नहीं है, एक साल पूछते ही नहीं है। एक साल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, फिर आप ज्योग्राफी की तैयारी करके जाते हैं और वहां पे साइंस एंड टेक के एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सो ये डायनेमिक सिस्टम है, राइट। तो अतरंगी सवाल आना अच्छी बात भी है, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए तो ये सीबीएसई बोर्ड का 100%, जैसे आते हैं ना सीबीएसई में 100% मार्क्स है, तो इसकी जो वैल्यू है पीसीएस की या यूपीएससी को बचेगी नहीं। तो 40% क्वेश्चन तो ऐसे जो आपको नहीं आते होंगे 100%, क्योंकि आपकी कट ऑफ इतनी जाती है 120 110, है ना। अगर ये आसान होता तो ये IIT ने कब का फोड़ दिया होता। IIT भी फेल होते हैं इसमें, इस एग्जाम में एक प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है ना। तो ये प्रेस्टिजियस तभी होगी जब हर कोई क्लियर ना कर पाए, हर कोई क्लियर करेगा तो फिर मजाक बन जाएगा, है ना। जैसे एसएससी था, अब एसएससी वालों के पास अतरंगी सवाल बचे ही नहीं, क्योंकि जो मैथ्स है जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम रहेंगे, आप क्वेश्चन को कितना ही घुमा लेंगे। मेंस में उन्होंने क्या कर रखा, थोड़ा सा डीआई दे दिया, फिर आगे और कंफ्यूजिंग डाल दिया, बट लोगों ने वो भी कर लिया, क्योंकि कैट जो कर रहा है तैयारी, है ना, उसको मैथ्स प्रॉपर्ली आता है। इंग्लिश में क्या ही अतरंगी डाल लोगे, है ना, स्पेलिंग एरर जो है वो सेम ही रहेगा, तो वो पेपर बहुत इजी हो गया। और उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन ये सब बहुत सारे उन्होंने अभी भी दांव पेच लगाते हैं, बट उसकी उतनी वैल्यू नहीं रही। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन
मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसका नाम वैसा नहीं रहा, उसकी प्रेस्टीज जो थी किसी टाइम एसएससी की अभी वैसी नहीं है, इसलिए तो एसएससी वाले फिर यूपीएससी की तरफ आ गए, ये है चक्कर। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है अब ईयरली बेसिस पे आगे आगे बढ़ रहा है, रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कहां पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है रोटरडैम। अगेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रोटरडैम, रोटरडैम इज द गेटवे ऑफ यूरोप, है ना। अगर आप नॉर्थ अटलांटिक सी से एंटर कर रहे हैं देन आपको सबसे पहले रोटरडैम ही जाना पड़ेगा। रोटरडैम से आप एंटर करेंगे रिवर रोन में, फिर राइन में, उसके थ्रू आप मेडिटेरेनियन सी से सुएज कैनाल, है ना, या फिर बॉस्फोरस से होते होते आप सेंट्रल एशिया की तरफ घुसेंगे, या फिर आप गल्फ की तरफ जाएंगे, और वहीं से फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड देन आपका साउथ ईस्ट एशिया। सो ये सारे के सारे रूट्स हैं एंड दीज आर दी मेजर स्टेट्स। आपको स्टेट्स भी बाद में करवाएंगे, पर पहले फिलहाल रोटरडैम याद रखिए। सो रोटरडैम इज दी गेटवे ऑफ यूरोप, है ना। यहाँ पे हुई मीटिंग। अब नाम जो रखे इन्होंने वो जगहों के नाम पे रखे हैं। कन्वेंशन का ये मतलब नहीं है कि रोटरडैम कुछ अलग चीज है, ये जगह है जहां पे सम्मेलन हुआ। तो रोटरडैम सम्मेलन हिंदी में, इसमें लिखिए। अब इसमें इन्होंने कहा कि वेसल में कह रहे हैं कि आप कोई भी ट्रांस बाउंड्री एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, या एक सिटी से दूसरी सिटी, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर लेके जा रहे हैं तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसको बंद करिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मजबूरी हो आपको ले जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को न्यूक्लियर वेस्ट लाना पड़ रहा है, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूल लाना पड़ रहा है, बट हम बाई एयर नहीं लाना चाहते, हम चाहते हैं कि वो शिप से होते हुए आए, और प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जो आपका पास प्रोटोकॉल है, एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके थ्रू। और उसके बाद भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। आप इन्फॉर्म करिए जिस जिस कॉन्टिनेंट से, जिस जिस स्टेट से होते हुए जा रहे हैं, जिस जिस सी रूट से होते हुए जा रहे हैं, उन कंट्रीज को उसकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको कंसेंट फॉर्म देना पड़ेगा उनको कि हम ये हजार्डस केमिकल लेके जा रहे हैं, पेस्टिसाइड लेके जा रहे हैं, और हमने इसको खरीदा है, और खरीदा भी है तो WTO की परमिशन होनी चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होना चाहिए। और साथ साथ में अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो इस शिप के थ्रू आ रहे हैं, तो एक टाइप से वो लेबर है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप लेबर से हर कोई काम नहीं करवा सकते, नहीं तो उनके मानवाधिकार का प्रॉब्लमैटिक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को दरोगा बनने का बहुत शौक होता है कि DSP बन जाएंगे, SP बन जाएंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो आपके ऊपर यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन बैठा है, आपके ऊपर UNHRC बैठा हुआ है, साथ साथ में भारत का भी खुद का ह्यूमन राइट कमीशन है ना। हर किसी के ऊपर बंदूक नहीं डाल सकते, हर किसी को धमकी नहीं दे सकते। मानवाधिकार का उल्लंघन करने का मतलब है कि जॉब से बाहर, और जॉब से उठा के जेल में भी डाल देते हैं। इवन मिलिट्री को भी अलाउड नहीं है ना। अब कई लोगों को लगता है कि जस्ट पावर के लिए, फेम के लिए जाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें लिखिए, इट इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर, कंसेंट प्रोसीजर। सो आपको प्रायोरिटी पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंसेंट मतलब सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी, सबको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, है ना, कि हम ये मटेरियल लेके जा रहे हैं। फॉर सर्टेन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन hazardous chemicals, certain hazardous chemicals and pesticides in the international trade, pesticides in the international trade, pesticides in the international trade। राजवीर वही है ऑफलाइन। राजवीर, इसमें चैप्टर का कोई नेम नहीं है, जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया हमने, इकोलॉजी। जहां से इकोलॉजी स्टार्ट हो रहा है वहां से ही सारे के सारे इंटरलिंक्ड होते जा रहे हैं। पहला जो होगा आपका स्पीसीज होगा, स्पीसीज से ये कनेक्ट होता जा रहा है, और आप क्लास में आइए, है ना। नेक्स्ट, hazardous chemicals and pesticides in the international trade,
full stop. This convention was signed in the year 1998 and came into effect भी लिख सकते हैं, came into force भी लिख सकते हैं, from 2004. तो 98 में इसको साइन किया गया था और 2000 में, वर्ष 2000 में इसने काम करना शुरू किया. सो ये दोनों हजार्डस केमिकल्स के लिए हैं, पेस्टिसाइड्स के लिए. अगर आप इसको चाहे ऐसे कई बार क्या होता है, लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए कि हमने तो इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से, इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से खरीदा है, अब क्यों नहीं लेके जाया जा रहा है? तो उन्होंने बोला कि अब ये नया रूल लगेगा. चाहे आपने इंटरनेशनल ट्रेड से, ट्रीटी से, है ना, चाहे आपने किसी डायलॉग के थ्रू खरीदा, पर फिर भी पता तो होना चाहिए कि ये शिप में फलाना मटेरियल है. अगर मटेरियल नहीं पता होगा, फाइन डाल दिया जाएगा, या तो जो मटेरियल लेके जा रहे हैं वही जब्त हो जाएगा, और जो उसमें लोग होंगे वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, इंटरपोल के हिसाब से अरेस्ट कर लिए जाएंगे, है ना. सो मन मर्जी नहीं चलती है. अब ये कोलंबस वाला टाइम नहीं है कि जहां दिल किया शिप निकाल के चल पड़े, है ना. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बोलेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अरेस्ट हो गया, वापस नहीं आ पाया. उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था, है ना. भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की. और सबसे पहले कौन लेके आया उनको? कौन मिला था उनको? अब्दुल मजीद, है ना. कहता यूरोप से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो. बहुत अच्छे से उन्होंने उनको ग्रीट किया था, है ना. वास्को डी गामा ने बहुत कुछ लिखा है अब्दुल मजीद के बारे में अपनी बुक में, कि अब्दुल मजीद जैसा होस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट है आपके पास बामाको कन्वेंशन, BAMAKO कन्वेंशन. बामाको कन्वेंशन, ये भी एक, हाँ जी बिल्कुल गुजराती पायलट था ये. राजवीर, अच्छा आप ऑनलाइन स्टूडेंट है, ओके सॉरी. अरे इसका स्पेलिंग है VIR, उसका ER है. सॉरी राजवीर, हमने आपको समझा आप ऑनलाइन स्टूडेंट है, सॉरी ऑफलाइन है. सिलेबस में आपको सही बताऊं, हमने बाइफर्केशन की है सिलेबस की. फर्स्ट क्लास देखिए, उसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा. वहां पे हमने देखा है हमारा 3 टॉपिक है मेन, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड लास्ट है क्लाइमेट चेंज. तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये बायोडाइवर्सिटी का नहीं है, ये इकोलॉजी का है. तो इकोलॉजी जब एंड होगा उसके बाद बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट होगा. बायोडाइवर्सिटी जब स्टार्ट होगा मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है. मैं चैप्टर में नहीं करवाता इसको, चैप्टर कोई सिस्टम ही नहीं है. वो साइंस एंड टेक में इसीलिए चैप्टर बन गए क्योंकि टॉपिक अलग अलग थे, है ना. ये तो इंटरकनेक्टिंग है. जैसे जैसे हमने स्पीसीज को पढ़ा, स्पीसीज से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, स्पीसीज के बाद हम इकोटोन पे आ गए, फिर उसके बाद हम इकोलॉजिकल हैबिटेट पे आ गए, फिर धीरे धीरे पोल्यूशन की यही स्पीसीज को कैसे बर्बाद कर रही है ये केमिकल्स. जब ये केमिकल्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद कन्वेंशन आ जाएंगे कि कौन कौन से कन्वेंशन के थ्रू हमने कौन कौन से पोल्यूटेंट को बैन करके रखा है. तो वही चल रहा है. इसके बाद जब बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, जैसे वेटलैंड वगैरह है, ये सारे के सारे आपके बायोडाइवर्सिटी के पार्ट है. रामसर कन्वेंशन, ये सारे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है. लिखिए बामाको कन्वेंशन. अब पहले जो आपने कन्वेंशन लिखे, हमने सिर्फ उसमें कौन से मटेरियल को देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल है. उसमें हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल को नहीं रखा. ये रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए है ना. तो उसमें लिखिए इट इज एन कन्वेंशन, इट इज अ कन्वेंशन ऑन, इट इज अ कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री, it is a convention on control of trans-boundary movement of hazardous waste, including रेडियो वेस्ट, और पहले आपने लिखा था एक्सेप्ट, अभी आ गया इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव / न्यूक्लियर वेस्ट. अब ये कन्वेंशन किस लिए है कि अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट को लेके जा रहे हैं
तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट है या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कम ही इसका मूवमेंट हो ट्रांस बाउंड्री या ट्रांसलेशनल। विद इन अफ्रीका ओनली, तो अफ्रीका वालों ने किया ये बमाको कन्वेंशन, विद इन अफ्रीका ओनली। तो अफ्रीका के नियर बाई से अगर कोई लेके जा रहा है, फॉर एग्जांपल थोड़े समय के बाद अफ्रीकन को भी रिवाइवल आया, उनको भी समझ में आया कि ये जो मटेरियल है इससे बहुत ज्यादा बर्थ डिफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बर्थ डिफेक्ट हुए हैं कि जो बच्चे हैं उनकी इम्पेयर्ड ग्रोथ है ना, या तो बच्चे जो हैं वो उनका जब बर्थ हो रहा है तो उनमें कुछ डिफेक्ट पाए जा रहे हैं, कभी हार्ट का, कभी लंग्स का, कभी बॉडी पार्ट्स का। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अफ्रीका में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो अफ्रीका ने ये अपनी तरफ से बामाको कन्वेंशन किया था। अब यहाँ पे आपका जो कन्वेंशन से पॉल्यूटेंट्स थे वो खत्म होते हैं। अब आपके पास है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये 3 प्रकार का है, 3 तो क्या ज्यादा प्रकार का है वैसे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट साइकिल में आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है एंड मेजर सल्फर है। तो ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर साइकिल पढ़ते हैं, है ना, रॉक साइकिल पढ़ते हैं। साइकिल मीन्स एक चक्र है जिसमें कभी बन रहा है, टूट रहा है, फिर अगेन वहीं पे पहुंच जा रहा है। मतलब जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है वहां से ये आगे से आगे डिफरेंट फॉर्म में बदलता जा रहा है, बट अगेन बनेगा क्या, कार्बन बनेगा। अगेन नाइट्रोजन आपको यूज कर रहे हैं, इससे नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, नाइट्राइट्स बन रहे हैं, नाइट्रेट्स बन रहे हैं, अगेन फिर ये नाइट्रोजन में तब्दील हो जा रहा है। सल्फर में भी ऐसे ही है, सल्फर साइकिल। तो ये एक टाइप से साइक्लिक प्रोसेस है ना, कि जहां से ओरिजिन होता है वहां से डिफरेंट फॉर्म में डेवलप होता जाता है, कन्वर्ट होता जाता है, एंड लेटर ऑन अगेन वही ओरिजिन पॉइंट पे पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल पानी, वाटर साइकिल बहुत इजी समझाना है ना। हम कहते हैं कि एक बार स्टेटमेंट आ गई एग्जाम में कि द वाटर दैट वी आर, द फ्रेश वाटर दैट वी आर कंज्यूमिंग इज द वाटर अवेलेबल इन द एंथ्रोपोसिन, सॉरी इन द सेनोजोइक एरा, है ना। जो आप अभी पानी पी रहे हैं वो सेनोजोइक एरा से ही चलता आ रहा है, ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि रामायण महाभारत में जो लोग पानी पीते थे वही पानी आप आज पी रहे हैं, ऑब्वियसली पी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी कैसे अवेलेबल है, रॉक्स के नीचे फॉर एग्जाम्पल पानी अवेलेबल है। अब इस पानी को आप ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, चाहे ट्यूबवेल से लेके आइए, जिसी तरह भी आपने इसको सिंचाई में यूज कर लिया, इरिगेशन में। इरिगेशन में अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे प्लांट्स लग रहे हैं या ट्रीज लग रहे हैं या ग्रासेस लग रही हैं डिफरेंट टाइप की। अब यही ग्रासेस या ट्रीज जो हैं क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि पानी को इवेपोरेट करते हैं। अब ये पानी जब इवेपोरेट होगा तो ये ऊपर की तरफ को राइज करेगा, राइज करने के बाद अगेन बादल बना देगा और बाद में प्रेसिपिटेशन कर देगा। तो जो पानी आप यूज कर रहे थे वही बादल बन रहा है, वही पानी जो है दोबारा रिसाइकल हो रहा है ग्राउंड वाटर में। सो ये पानी जो है कंटिन्यूटी में हम इसे को यूज कर रहे हैं, कहीं और से पानी नहीं आ रहा है। जो अभी अवेलेबल है ये नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद भी वही पानी होगा, बट रिसाइकलिंग प्रोसेस में होगा। सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी वैसे ही है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसका एक आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको क्या याद आई मेरी, इसको हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का ऊपर लिखिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दिख रहा है, दिख रहा है। ये दो टाइप की फॉर्म्स में होता है, एक है आपके पास गैसियस, एक है सेडिमेंट्री साइकिल। सो यहाँ पे है आपके पास गैसियस साइकिल, इसमें तीन टाइप्स हैं, एक है हाइड्रोलॉजिकल, साइकिल, नेक्स्ट है आपके पास कार्बन साइकिल, एंड थर्ड इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल के दो टाइप्स हैं, एक है सल्फर एंड सेकंड इज फॉस्फोरस। This is superficial. अब गैसीय साइकिल का मतलब क्या है कि ये गैसेज है और ये कहाँ अवेलेबल रहती हैं? एटमॉस्फेयर में। तो गैसीय साइकिल आपका एटमॉस्फेयर में होगा। अब आपका सल्फर और फास्फोरस जो है ये ज्यादातर रॉक्स में पाया जाता है। सो दिस इज इन दी रॉक साइकिल। तो ये चट्टानों में अवेलेबल रहता है। तो ये वायुमंडल में अवेलेबल रहते हैं गैसेस। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर है ना, हाइड्रोलॉजिकल में आपका आएगा वाटर वेपर, जल वाष्प। हवा में जब हवा के बुलबुले या फिर जिसको आप कहते हैं एक टाइप से वाटर वेपर, उसमें अवेलेबल रहेगा कार्बन। ये आपकी कॉम्पोजिशन है आपके एटमॉस्फेयर में, एयर में पाई जाती है 0.03%। और नाइट्रोजन तो आपको पता है 78% पाया जाता है ना आपके एटमॉस्फेयर में। एंड सल्फर एंड फास्फोरस ये हवा में प्रेजेंट नहीं रहते, दीज आर फाउंड इन दी रॉक्स। और सेडिमेंट्री टाइप की रॉक्स है और जिसमें से सल्फर और फास्फोरस को निकाला जाता है। क्या करें, फर्स्ट लेक्चर वीडियो नहीं मिल रहा। आप समर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे भी है, स्टार्टिंग के 6 लेक्चर उसमें अवेलेबल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैं नहीं करवाऊंगा। वाटर साइकिल मैंने आपको बता दिया सिंपल सा, कि जो वाटर आपके ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है वही ग्राउंड वाटर पे जो अवेलेबल आपका वाटर है वो ट्रीज अपनी रूट सिस्टम के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो आपके प्लांट्स की जो लीव्स है उसमें आता है। अब यही लीव्स जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपके पूरे के पूरे जितने भी ये पत्तियां हैं इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को एक टाइप से इवेपोरेट करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। जब ये ट्रांसपिरेशन करते हैं तो उस टाइम जो वाटर वेपर है इट विल इवॉल्व। अब ये वाटर वेपर जो है धीरे धीरे कंडेंस होगा, क्योंकि जब ये राइज करेगा, इवेपोरेट करेगा, तो राइज करने के साथ साथ में ये आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, उससे बादल बनते हैं। अब यही बादल जो है जब वाटर वेपर हैवी हो जाएगा तो इस वाटर वेपर को नीचे करना पड़ेगा और इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, तो इसे आप कहेंगे कि ये रेन है या फिर प्रेसिपिटेशन है। तो तीन प्रोसेस है। एक है इवेपोरेशन, पहले तो उसका वाष्पीकरण होना चाहिए। दूसरा आपके पास है कंडेंसेशन, जिसमें सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और बादल बनाएंगे। तीसरा, जब भी ये वाटर वेपर बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे तो उनको ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरना है। अगर ये गिर रहे हैं किसी -डिग्री टेम्परेचर के एरिया में तो वहां पे बर्फ की फॉर्म में गिरेंगे, स्नो की फॉर्म में। अगर ये किसी प्लेन एरिया में, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता, मतलब थोड़ा ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे ये रेनफॉल की फॉर्म में गिरेंगे। और जहाँ पे इंटरमीडिएट होगा वहां पे ओले की फॉर्म में गिरेंगे। मींस जिसको आप कहते हैं
हेल स्टॉर्म, है ना, तो हेल स्टॉर्म की फॉर्म में ये गिरेंगे। सो जैसे ओलावृष्टि कहते हैं, तो वैसे भी ये गिर सकता है। सो दैट इज आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये आप ऑलरेडी करते हैं ज्योग्राफी में, सो इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, इसे हम देखेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों इसमें आएंगे। नेक्स्ट आपने जो फर्स्ट स्टार्ट करना है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन साइकिल, देन नाइट्रोजन साइकिल। सो कार्बन साइकिल आपका स्टार्ट होता है, so, कार्बन साइकिल आप हेडिंग दीजिए, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, कार्बन कैसे अवेलेबल रहती है एटमॉस्फेयर में? वही कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आई एम ऑल्सो कार्बन, दिस बेंच इज ऑल्सो कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन, है ना। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, बट एयर में 0.03%। ह्यूमन बींग्स आर डस्ट ऑफ अ डस्ट, राइट। तो वैसे ही कार्बन साइकिल। कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, प्लीज उसको पढ़िए। कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स, उसको जरूर पढ़िए। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जनरल साइंस में, है ना। कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कार्बन साइकिल में हमारे पास कार्बन जो है ज्यादातर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो यहां पे आप लिखिए CO2। आपका कोई भी डिसिप्लिन हो, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, BA, BSc, BCA, BTech, साइंस, नॉन साइंस, सबके लिए इजी है ये, है ना। ये अभी इजी लगेगा आपको, पता क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है। तब आपको इजी नहीं लगा क्योंकि आप तब छोटे थे, और तब आपको एप्लीकेशन पार्ट कम, आपको मार मार के उन्होंने केमिकल रिएक्शन ज्यादा याद करवाए हैं, है ना। या फिर आपसे वो डायग्राम जरूर बनवाए हैं इन्होंने, जैसे कि आपका ग्रेफाइट का, इसमें ऊपर एक जाली बनानी होती है, उसके नीचे फिर आपको डॉट लगाने, फिर जाली बनानी होती है। ये जालियों ने तंग करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप जब पढ़ रहे थे तो आपको ये बेंजीन बहुत बनाना पड़ा, है ना। तो इसके ऊपर फिर CH3 लगा देते थे। फिर और मजाक करने के लिए यहाँ पे कई बार आपके साथ गेम खेला जाता था। तो एक ऐसे सॉरी, एक ऐसे, फिर अब उन्होंने क्या करना, तुम्हारे से मजाक करने के लिए एक और ऐसे जोड़ देना है, फिर इसके ऊपर O3 लगा देंगे या CHO3 लगा देंगे, और आप परेशान होते थे ये क्या कंपोनेंट बनते जा रहे हैं। फिर टोलुइन बना देते थे बेंजीन की, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई सिचुएशन होती थी कि ऐसा क्यों खेला जा रहा है हमारे साथ। जैसे कि अभी आपके पास जो C सेट है, उसमें आपसे जो एवरीडे लाइफ में आपकी कैलकुलेशन होती है वो पूछी जाती है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसके काम आई है आज तक? बहुत कम लोगों के। प्रिसीजन में भी काम नहीं आती हो। फॉर एग्जाम्पल मजाक बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजों का मजाक बन सकता है, क्योंकि एक बार मेरे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब व्यक्ति बनाना पड़ेगा, है ना। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है ना। लाइट हाउस से यहाँ लाइट आ रही है, कौन सा एलिवेशन का एंगल बन रहा है? एंड ही इज लाइक, सर मुझे क्या देखना है, मुझे क्या लेना है लाइट हाउस से? अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है और एंगल कौन सा बन रहा है ना। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। कहता मुझे बहुत दिक्कत आती है इससे। अब क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ करना पड़ेगा। एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो करना ही पड़ेगा, है ना। बायोटेक्नोलॉजी आपसे क्यों पूछा जा रहा है, आपने कौन सा जीन इंजीनियरिंग करनी है ना, या आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, बट इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में चल रहा है जो भी। सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज की जाती ज्यादातर? सोचो। फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। प्रतिभाशाली तो हैं आप, वैसे सब में प्रतिभा है। फोटोसिंथेसिस में इसको यूज किया जाता है। आगे, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप छोटी क्लासेस में करते थे फोटोसिंथेसिस, 6th क्लास में आपके साथ मैडम आपको पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, आपको बहुत इजी लगता है।
यही फोटोसिंथेसिस जब 12th में पढ़ते हैं तो इसके बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, स्टेप 1 2 3 4 और करते करते पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस आपको परेशान कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस, राइट। अब प्लांट्स का क्या यूज है? प्लांट्स को यूज करेंगे एनिमल्स, है ना, कंज्यूमर्स हैं। Plants are also associated with soil और also with, सोचो और किसके साथ? नहीं, अब ये प्लांट्स बाद में जब कभी फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट आता है ना, जब भी फ्रेश वाटर के नीचे वेजिटेशन या ह्यूमंस फ्लोरा फाउना चली जाती है, क्या बनता है? कोयला। और कोयला क्या है? फॉसिल्स, जीवाश्म ईंधन बन जाएंगे ये। सिंपल कॉन्सेप्ट, जब भी फ्रेश वाटर के नीचे फ्लोरा फाउना जाएगी ये कोयला बनेगा, जब भी सलाइन वाटर के नीचे फ्लोरा फाउना जाएगा वो पेट्रोल बनेगा, है ना। दो ऑप्शंस हैं फ्रेश वाटर से हमेशा। फॉर एग्जांपल बाढ़ आती है, बाढ़ के नीचे अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी वनस्पति जीव जंतु डूब जाते हैं, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या मिलियंस ईयर्स के बाद, मतलब ऐसा नहीं 1-2 साल के बाद, बट आफ्टर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर वहां पे कोयला पाया जाएगा। जैसे कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, कभी ऐसा हुआ होगा वहां पे, ये फैक्ट है। और दूसरा, कभी भी सलाइन वाटर खारे पानी के नीचे, समंदर के पानी के नीचे जब भी फ्लोरा फाउना चली जाएगी सो वो पेट्रोलियम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल डिगबोई जो है असम में पहला आपका ऑयल का फील्ड था। भारत में पहला जो ऑयल मतलब आपको कच्चा तेल मिला है या क्रूड ऑयल मिला है वो डिगबोई असम में मिला है। क्यों? क्योंकि हिमालय की फॉर्मेशन के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि टेथिस की कुछ एक सेडिमेंट्स में फ्लोरा फाउना डूब गई, बट क्योंकि क्रस्टल शॉर्टनिंग हुई तो वहां पे वो पहाड़ों में पाया जाता है। अदरवाइज पहाड़ों में कभी भी आपको या किसी भी हाई एरिया पे, हाई एल्टीट्यूड पे कभी भी आपको पेट्रोल नहीं मिलता। बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई में भी हमारा पेट्रोल है, बट बहुत लीस्ट अमाउंट में। सो सॉइल, एनिमल्स एंड फॉसिल्स, इसमें कार्बन पाई जाएगी। अब हम क्या करते हैं? फॉसिल्स को जलाते हैं। फॉसिल को जलाया, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। सो लिखिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इससे भी अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। अब ये कौन सी एक्टिविटी है? दिस इज एंथ्रोपोजेनिक। तो ब्रैकेट में एंथ्रोपोजेनिक लिख लीजिए। मैं इसमें कभी भी मैन मेड नहीं लिखता और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसमें मैन मेड ना लिखिए। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। अब दूसरा, एनिमल क्या करते हैं? एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, है ना। हम भी या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, है ना। सो उससे क्या होगा? अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो एनिमल से अगेन वहां पे पहुंचिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें लिखिए रेस्पिरेशन। इंसानों की या जानवरों की श्वसन प्रक्रिया। अरे यार, तो इसमें लिखेंगे आप जीवाश्म ईंधन का, ज्वलनशील जीवाश्म ईंधन हिंदी में। सो रेस्पिरेशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है। सॉइल में कैसे? बहुत सारे डेड एनिमल्स या डेड एंड डिके जो होती है ऑर्गेनिक मैटर की, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सो सॉइल से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगेन कहां पहुंचना है आपने? सॉइल से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें लिखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड decomposed, breakdown of dead and decomposed organic matter or material, breakdown of dead and decomposed organic matter। और ये रेस्पिरेशन का पार्ट है वो फॉसिल फ्यूल के जलने से। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाती है।
और सॉइल से और किस तरह निकलेगा, और से निकलेगा थ्रू वेदरिंग एंड इरोजन। कहाँ लिखें इसको? सॉइल से आप लिख लीजिए, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तब भी, और वेदरिंग जब होगी सॉइल की, जब चट्टाने अपर्दन करेंगी, टूटेंगी, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि सॉइल जो है एक टाइप से सेडिमेंट्री रॉक है, रॉक चट्टानों से इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सो ये आपका फ्लो चार्ट है फॉर कार्बन साइकिल। और ये इस पार्ट में जो आप देख रहे हैं, ये तो फॉसिल फ्यूल है, एंथ्रोपोजेनिक है, दिस इज नेचुरल। तो एक जगह पे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन साइकिल है, ये नेचुरल साइड है, ये एंथ्रोपोजेनिक है, बट दिस इज मैन मेड। अगर एंथ्रोपोजेनिक समझ में ना आए तो ब्रैकेट में मैन मेड, है ना। ये हम जब जला रहे हैं तो उससे हो रहा है। एनिमल्स, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आप सांस ले रहे हैं, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं। उसी तरह से सॉइल में ये दिस इज ऑर्गेनिक, सो ये पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है। सो ये है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का पहला पार्ट, कार्बन साइकिल। अब लिखना शुरू करें कुछ एक चीजें। तो कार्बन साइकिल, पहली बात तो क्या है, गैसीय साइकिल है, मतलब गैस की फॉर्म में है, और ये इंस्टेंट है, एफिशिएंट साइकिल है, क्योंकि गैसेस बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करती हैं, तो इसलिए फास्टर टाइप का आपका पार्ट होता है। ऑल्सो कार्बन जो है ये आपकी एटमॉस्फेयर में एक माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत ही छोटे अमाउंट में पाई जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। बट लाइफ इसके बिना पॉसिबल नहीं है। भले ही ये स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है, बट लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट इट। नो फोटोसिंथेसिस, नो फूड, नो ऑक्सीजन, है ना। विदाउट फोटोसिंथेसिस ना आपको खाना मिल पाएगा, राइट, ना आपको आपके जो पेट की जो आपकी जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी, दूसरा सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 CO2 plus 6 H2O gives rise to C6H12O6, है ना, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज भी चाहिए, प्लस आपके साथ में जो प्रोडक्ट आता है दैट इज 6O2, तो वो ऑक्सीजन भी आपको यहीं से मिलती है। फोटोसिंथेसिस पक जाते हैं फोटोसिंथेसिस बढ़ते बढ़ते, बट फोटोसिंथेसिस ने ही हमें अभी जीवित रखा है, क्योंकि लाइफ पॉसिबल इसके कारण हुई है, फोटोसिंथेसिस के कारण। अदरवाइज कुछ है ही नहीं प्रोसेस। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लाइफ इज जस्ट डस्ट ऑफ ए डस्ट, है ना। ये कार्बन ही आपको पोषित कर रहा है, और अगर कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो यही कुपोषित कर देगा या फिर डेड कर देगा। सो इसमें आप लिखिए कार्बन साइकिल में, लिखिए आप, कार्बन साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस साइकिल। कार्बन साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस साइकिल। Carbon cycle is an example of gaseous cycle. Unlike any other cycle, जैसे बाकी आपके साइकिल्स हैं, चाहे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है तो उनकी तरह ही, अनलाइक अदर या फिर एनी अदर साइकिल, तो ये गैसियस साइकिल है, गैसीय चक्रण है ये। इसमें आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट एंड एफिशिएंट साइकिल। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट एंड एफिशिएंट साइकिल। इंस्टेंट एंड एफिशिएंट साइकिल, ये फास्ट भी है और एफिशिएंट भी है। फुल स्टॉप। कार्बन इज अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। Carbon is a minor constituent of the atmosphere. Minor constituent of the atmosphere, that is only 0.03%. So carbon is a minor constituent of the atmosphere, that is only 0.03%,
but life cannot exist without carbon dioxide. But life cannot exist without CO2. Life cannot exist without carbon dioxide. भले ही ये छोटे मात्रा में पाया जाता है, बट जीवन इसके बिना मुश्किल है. Full stop. It is important for the production of carbohydrates. It is important for the production of carbohydrates. जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज. Proper reaction is 6CO2 plus 6H2O. It will give rise to C6H12O6 plus 6O2. तो यहाँ पे ये ग्लूकोज बना रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को जनरेट कर रहा है. यूज क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास अवेलेबल है, इसी से ही पूरी की पूरी. और ये प्रोसेस इतनी ज्यादा फास्ट हुई है जिसके कारण जिस किसी टाइम पे अर्थ की एवोल्यूशन हुई तभी 22% था और अभी ये 0.03% रह गया. और अगर ये 0.01% भी इंक्रीज करता है तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है. सीधा टेम्परेचर राइज कर जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस. और 1.5 डिग्री सेल्सियस का बढ़ना मतलब तबाही, प्रलय. क्योंकि मैक्सिमम मेजर माइनर सिटीज जितनी भी आपकी फेमस सिटीज दैट आर सिचुएटेड नियर दी कोस्टल एरिया, वो सारी की सारी पानी के नीचे डूब जाएंगी. मुंबई ले लो, चेन्नई ले लो, है ना, कोलकाता ले लो, दिल्ली बच जाएगा. और दिल्ली को हमने अलग ही गैस चैम्बर बनाया है, वो तो वैसे ही हालत खराब है. सो ये मेट्रो सिटीज हैं. उसके अलावा और भी हैं. अंडमान निकोबार नहीं दिखेगा आपको. अंडमान निकोबार में फिर क्या दिखेगा? पेट्रोलियम रिजर्व मिलेगा आपको, क्योंकि सारे के सारे आइलैंड पानी के नीचे. मालदीव्स गायब, है ना, लक्षद्वीप भी गायब. फिर आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सब खत्म हो जाएंगी, आइलैंड कंट्रीज. तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रही हैं आपकी गवर्नमेंट्स. आगे आपको मैं आगे एक फॉर्मूला भी बताऊंगा. अगर आपको कितना बिलियन जीतना है आज मैं बताता हूँ आपको. एक स्कीम निकली हुई है, स्कीम. उसमें आपको उन्होंने कहा है कि अगर आप कुछ सस्टेनेबल आइडिया लेके आते हैं तो आपको कुछ $1 मिलियन मिलेगा. देखते हैं आगे पहुंचेंगे तो बताऊंगा, है ना. ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब कहा है कि ऑफर किया है कि हम आपको पैसा देंगे अगर आप सस्टेनेबल कुछ एक टेक्निक लेके आती हैं मिनिमाइज करने के लिए. पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए तो पैसा दे रहे हैं. आइडिया ही नहीं है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं. सो इट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट कॉमा लगा के लिखिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये लिख लेना जी, रिएक्शन लिख लेना. फोटोसिंथेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है. नेक्स्ट बहुत अच्छी लाइन है ये. कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज it is found in coal to coal means कोयला to DNA. मतलब ये कोयले में भी पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है कार्बन. कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन कोल टू डीएनए. मतलब छोटे से छोटे आकार में भी, बड़े से बड़े आकार में भी आपको कार्बन देखने को मिलेगा. Full stop. CO2 is removed by the process of photosynthesis. CO2 is removed. Carbon dioxide is removed by the process of CO2 is removed by the process of photosynthesis. तो photosynthesis प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये इसको रिमूव करने का काम करती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर ये कंज्यूम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में है, 0.03%. फिर भी इतनी गर्मी लग रही है. अगर ये बढ़ता जाएगा तो आग का गोला बन जाएगा पूरा का पूरा पृथ्वी. फोटोसिंथेसिस कॉमा, एंड इट इज गिवन आउट
by the respiration and it is given out by the process of respiration, and it is given out in the process of respiration. So animals, for example, we as humans, कहने को ह्यूमन बट वी आर ऑल्सो एनिमल, तो हम भी रेस्पिरेशन के थ्रू इसको छोड़ते हैं. कॉमा डेथ एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, डेथ एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. जहां डीकम्पोजिशन नहीं लिखना वहां पे सिंपल लिख दे डीके. डेथ एंड डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जो मैंने आपको समझाया वही कहानी लिख रहे हैं आप अभी कि कहां कहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है. ऑल्सो बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ऑल्सो बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. चट्टानों के अपक्षय के साथ भी ये होता है. अपक्षय मतलब चट्टानों के टूटने के साथ भी. Also by the weathering of rocks which are rich in carbon dioxide. सभी रॉक्स में नहीं मिलेगा. रॉक्स which are rich in carbon dioxide. तो ऐसी रॉक्स जिनमें ये ज्यादातर समृद्ध मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है. ब्रैकेट में लिखिए कार्बोनेट रॉक्स. एग्जाम्पल भी आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को. कार्बोनेट रॉक्स दैट इज लाइमस्टोन. कार्बोनेट रॉक्स दैट इज लाइमस्टोन. चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं उसमें ज्यादातर ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है. जब ये टूटेंगी तो क्या होगा? सर ऑनलाइन विजिबल नहीं है, सही करियो. नहीं दिख रहा? नहीं, फ्रेम तो पूरा है. और किसी को दिक्कत आ रही है? स्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं विजिबल हो रहा अगर तो? रितु रानी, मनप्रीत, मनदीप, लवप्रीत, मनदीप एंड राजप्रीत, मनविंदर, कमल को, रचना, अर्शदीप. और बताइए किस इसको स्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं विजिबल हो रही है? नहीं तो इसका फ्रेम चेंज करते हैं. ओके कौन सा प्रोसेस? एक मिनट रुको. प्रोसेस कौन सा जा रहे हैं? अच्छा ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट देखना चाहते तो इसको देख लो. देख लो एक बार, देख लो. इसने नहीं लिखा है तो आपने लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है फोटोसिंथेसिस से, और किसके द्वारा गिवन आउट की जाती है? गिवन आउट की जाती है बाय रेस्पिरेशन, डेथ एंड डीके ऑफ द एनिमल्स या फिर वेस्ट मटेरियल, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स विच आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि कार्बोनेट रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन, एंड लास्ट लिखिए वोल्केनिक इरप्शन. Last is volcanic eruptions. Last is volcanic eruptions. ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है, क्योंकि अल्टीमेटली पृथ्वी के धरातल में भी, पृथ्वी के इनर पार्ट में भी देयर इज अ लॉट मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन. ठीक है जी. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज. एक लाइन और लिखिए. सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट बाय द पीटी मार्शी. पीटी इज कीचड़, मार्शी इज थोड़ा दलदल टाइप एरिया. पीटी मार्शी, soils of wetlands, soils of wetland, soils of wetland and rice fields in the form of methane, and rice fields in the form of methane, CH4,
मीथेन। तो सिंपली कह रहे हैं कि कुछ एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेटलैंड से भी आती है, पीटी मार्शीज सॉइल जो होती है वेटलैंड की वहां से, और ऑल्सो जहाँ पे आपके राइस फील्ड है, जहाँ पे ग्रासेस जो हैं वो बहुत सारे पानी के साथ मिक्स्ड हैं, मतलब दलदल सा एरिया या फिर पीटी एरिया या फिर सिंपल राइस फील्ड, तो वहां पे ज्यादातर आपको मीथेन की फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब देखिए आर्टिफिशियल कॉजेस, आपने ये नेचुरल लिखे कि कहां कहां से आती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट लिखिए आर्टिफिशियल कॉजेस, कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां से आर्टिफिशियली छोड़ी जाती है। सो आर्टिफिशियल कॉजेस, आर्टिफिशियल मैन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। So there are multiple causes, मानव जनित, आर्टिफिशियल। पहला कॉज लिखिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन के क्षेत्र में। पहला कौन सा आएगा इसमें, फॉसिल फ्यूल, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये आप साइंस इंटेक में भी बहुत पढ़ चुके हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट फॉसिल फ्यूल, सेकंड एग्रीकल्चर, सेकंड एग्रीकल्चर। यूएस ने बहुत ज्यादा इसमें आतंक मचाया, कहते हमारी कंट्रीज, हम डेवलप्ड नेशन हैं, हम बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस नहीं करते। पर बाद में इन्हीं के साइंटिस्ट ने माना, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब अमेरिका में इनके पास आपके जो एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो इसमें इतना पाएगा कि 80% जो आपके कार्बन एमिशंस हैं उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे वो राइस फील्ड हो चाहे एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री हो। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, आपके जो ये जानवर होते हैं कैटल वगैरह, ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करते हैं। साथ साथ में इनका जो एक डाइजेशन प्रोसेस है, पहले दबा के खा लेते हैं फिर आराम से बैठ जाते हैं, फिर जुगाली करते हैं, है ना, उस टाइम पे भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनका जो यूरिन है, इनका जो वेस्ट मटेरियल है, उससे भी बहुत सारी मीथेन की फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड और सब कुछ गैसेज निकलती हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि कार्बन एमिशंस के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस या फिर सिंपल इसको आप ले सकते हैं कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। सो पहला आप लिखिए एग्रीकल्चर में राइस फील्ड, जैसे कि हमने पहले लिखा राइस फील्ड्स, मतलब जहां पे धान के खेत हैं। सेकंड एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री। थर्ड लिखिए इसमें सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय डीप टिलेज, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय डीप टिलेज, डीप टिलेज, हाँ जी एग्रीकल्चर का ही, डीप टिलेज एंड soil erosion caused by deep tillage and use of heavy machinery, use of heavy machinery, use of heavy machinery, use of heavy machinery, एक पॉइंट और लिखिए इसमें, डिफॉरेस्टेशन, मोनोकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, कॉमा लगा के लिखिए डिफॉरेस्टेशन एंड मोनोकल्चर,
वनों का कटाव और एक प्रकार की ही फसलें उगाना। डिफॉरेस्टेशन एंड मोनोकल्चर विच promotes soil degradation, promotes soil degradation। तो सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं दीज आर एसोसिएटेड विद एवोल्यूशन या फिर एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एक और पॉइंट लिखिए, कितने 3 हुए, 4th पॉइंट लिखिए। 4th पॉइंट अगर आप इसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर अगर आप उसमें पढ़ेंगे बहुत कंफ्यूज होंगे, है ना। कंफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि उसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कई लोगों ने मेरे को इसमें मैसेज करा कि हमारे पास शंकर आईएएस की बुक है। अरे वो जादुई किताब नहीं है कि आप उसको टच करेंगे सारा नॉलेज अंदर चला जाएगा। उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। पहली बात तो इतनी मोटी बुक है, वो लगभग 500 प्लस पेज है उसमें, है ना। अगर आप 500 प्लस पेज पढ़ रहे हैं, दिन का 20 पेज से ऊपर नहीं पढ़ सकते, ये मेरी गारंटी है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, भले ही स्टोरी हो, नींद आएगी, है ना। इतने बड़े रीडर नहीं है, इतनी ज्यादा, मैं मान लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे 50 पेजेस। एक एवरेज इंसान 20 से 50 पेज पढ़ सकता है दिन के, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आप पढ़ सकते हैं तो फिर मेरे साथ चैलेंज लगाइए, 2 घंटे मेरे साथ बैठना अंदर कैबिन में, मैं बैठूंगा, मैंने पूछना भी आपसे आपने पढ़ा क्या है। 20 to 50 पेजेस की आपकी कैपेसिटी होती है, और किसी भी किताब को अगर खत्म करना है, मान लीजिए आप 50 पेज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे रीडर हैं, बहुत अच्छी एनालिटिकल आपके पास एबिलिटी है कि आप समझ भी जा रहे हैं, नोट्स भी बना ले रहे हैं एक ही दिन में। 50 पेज पढ़े, फिर आपने उसको समझा, उसके बाद आपने उसके शॉर्ट नोट भी बना लिए, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, है ना। और आपने 10 दिन में 500 पेज की किताब खत्म कर दी, सैल्यूट होगा। नहीं हो पाएगा, बहुत पॉसिबिलिटी खत्म है कि तीसरे चौथे दिन आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्लासेस को थॉरोली लगा लो। उसके बाद अगर आपको कुछ दिखता है, ऐसा कुछ समझ आता है कि नहीं यार ये टॉपिक रह गया, तो जब हम इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो जो पहले हो चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं, जो मैंने पढ़ा दिए हैं, फिर उसमें आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक लगेगा, है ना। बहुत सारे लोगों में ये एक है थॉट कि कहीं हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा क्लास लगा के। टाइम वेस्ट का आपको पता लगेगा तब जब मैं ये पूरा सिलेबस करवा दूंगा, आपके सामने ही एमसीक्यू होंगे, आप सॉल्व कर रहे होंगे, फिर मैं पूछूंगा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। फिर अगर आपका कोई डाउट रहेगा, फिर मैं मानता हूं कि मैं उसमें अपराधी हूं, है ना। पर तब तक मैं करा रहा हूं, तब तक आप इसको आराम से करो, पढ़ो। एवरीडे आपके यहाँ पे टेस्ट भी हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के भी, साथ साथ में आपको एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, मेंस का क्वेश्चन भी मिल रहा है, उसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो रह जाएगा, चाहे वो करंट का होगा, उसको बाद में देख लेंगे। एग्जाम को भी है टाइम, जनवरी की 17 तारीख हुई है अभी, है ना। 4th पॉइंट पे लिखिए, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्री construction and mining industry associated with breaking down and weathering of rocks, breaking down and weathering of rocks, and weathering of rocks। पहली बात जो आपने पहले स्टार्टिंग में बनाया ना फ्लो चार्ट, एग्जाम से पहले अगर रोज पढ़ जाओगे, आपको ये सारी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से सबको समझ आ जाएगा कि किस किस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये फ्लो चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मेरा स्टूडेंट था बहुत ही ज्यादा शंका युक्त व्यक्ति, है ना, लास्ट ईयर, एंड उसको एंड टाइम तक मेरे से एग्जाम से एक दिन पहले भी मेरे को फोन करके कहा कि गया एग्जाम एंटर होने से पहले, हॉल में जाने से पहले, चलो देख लेना सर, है ना, आपने कहा था। मैं उसको कहा कि प्री क्लियर था, मेंस लिखने जा रहा था, और मेरे कहने पे उसने ऑप्शन रख लिया। तब से मैं किसी को नहीं कहता कि भैया मेरे को मत कहना ऑप्शन के लिए, कहता मुझे ऑप्शन ही आपका रखना है, ज्योग्राफी मजा आ रहा है, दे दिया। मैं कहा चलो ठीक है ले लो। पहले खुद डाउटफुल हो गए, मेरे से जबरदस्ती हाँ करवाना जाता है। आप सब सोच के आए होते हो कि आपने रखना कौन सा है,
बट आपको एक हाँ चाहिए होती है, बाद में उसको दोष दे पाए, चाहे वो घर का इंसान हो, मम्मी हो, पापा हो, भैया हो, या फिर कोई टीचर हो। अब मेरे को बनाया उसने बलि का बकरा, बोला कि ठीक है, मैं कह रहा हूं हो जाएगा तेरा। आई टोल्ड हिम प्रॉपरली 2.5 महीना, है ना, पर्सनल गाइडेंस। रात कोई फोन कर रहा है, सर ये नहीं समझ आया, उठ के उसको बता रहा हूँ बुक खोल के, हाँ इसका ये मतलब है। उसके बाद एग्जाम लिखने गए भाई साहब, मॉर्निंग में गए, पहला एग्जाम लिखा है और वापस आते सर मजा आ गया एग्जाम लिखने का, दूसरे में मजा आ गया। फिर मैं बोला, मैं क्या अब मार्क्स नहीं आए तो मैं देखूंगा तुझे, अब कह तो रहा था, क्योंकि उसके जो जीएस में पेपर में क्वेश्चन मैंने उसको कराए थे, जीएस के हिसाब से पढ़ाया था। और एंड मोमेंट में भाई साहब को सपना आया कि मेरा तो प्री हो गया, मेरे को ऑप्शनल कराओ 2 महीने में। तो 2 महीने में जैसे जैसे हो सका वैसे, है ना, अच्छे आए थे मार्क्स ऑप्शनल में, पर बाकियों में थोड़ा रायता फैला दिया था उसने, स्पेशली जीएस पेपर 1 और 3। 1 में तो अच्छे मार्क्स थे ज्योग्राफी के हिसाब से, पर बाकी जो थे उसमें मार्क्स नहीं अच्छे आए। तो ऐसे से भी हैं, इसलिए मैं ज्यादातर प्रमोट नहीं करता ये सब, पर्सनल गाइडेंस बिल्कुल नहीं, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं। और अगर आपका प्री हो जाएगा, इतना ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस था, बट स्टिल डाउटफुल, पर सब कुछ आता है ना। फर्स्ट टाइम के अटेम्प्ट में ही स्कोर्ड 270 मार्क्स, बड़े मार्क्स नहीं है, बहुत बढ़िया मार्क्स है। 320 सबसे हाईएस्ट गया है आज तक ऑप्शनल में, 320, एंड स्टिल 270 पे रो रहा था। और कुछ होते हैं ज्यादा ही टॉपर, ये बहुत परेशान करते हैं। बैक बेंचेस ज्यादा पसंद है मुझे, आता है नहीं आता है बस करके आ जाएंगे, और वो पास भी हो जाते हैं। सो इसलिए किसी को मोहरा मत बनाइए, बहुत दिक्कत होती है। अब लिखिए, व्हाई एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद, व्हाई एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री, व्हाई एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री is associated with CH4 methane emissions। सिंपल, दुग्ध पालन जो उद्योग है ये कैसे मीथेन एमिशन या मीथेन के उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार है, या उससे कैसे संबंधित है, एसोसिएटेड इज संबंधित। अब मुझे 6 मार्क्स उसके इसलिए लगे 270, क्योंकि 2 मंथ्स में किया था, लोगों को 2 साल लग जाते हैं। मतलब कैचिंग पावर अच्छी थी, बड़े जो शंका है ना, एग्जाम देने के बाद भी ही बस सर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, हर दूसरे दिन उसका मैसेज या फोन आएगा। और जो ज्यादा डाउटफुल रहता है ना, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, वो सब कुछ सही करता है, पर उसको ये क्या कि हर एक, जैसे एक पॉजिटिव थॉट है ना, तो साथ ही नेगेटिव लेके चलता है। हमेशा पॉजिटिव रखिए कि मैं ही हूं, मैं ही पास करूंगा। और एग्जाम में भी उसने यही हरकतें की होगी 100%। 270 तो मेरे को नहीं लग रहा था कि 170 तक आ जाएंगे, 200 मार्क्स आ जाएंगे। मैंने उसको बात की 200 प्लस तो कर लेगा 2 महीनों में, और 270 ले गया। मतलब इतना लड़कियां तंग नहीं करती जितना उसने तंग किया है। अभी रिसेंटली कल भी दिमाग खाया उसने, 2 घंटा दिमाग खाया है ना, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये यूपीएससी पागल है, एग्जाम ऐसे बना देती है, फ्रस्ट्रेशन निकल रही है उसकी बात। सो व्हाई एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद मीथेन एमिशंस, इसमें लिखिए बिकॉज रूमिनेंट्स बड़े बड़े शब्दों में रूमिनेंट्स का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखिए, कैटल, शीप, गोट, डियर एंड कैमल। कैटल, शीप, गोट एंड कैमल, इनको रूमिनेंट कहते हैं। गाय भैंस, शीप भेड़, गोट इज बकरी एंड कैमल इज ऊंट, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। सो दीज आर रूमिनेंट्स बिकॉज रूमिनेंट्स लाइक कैटल, शीप, गोट, डियर भी आएगा एक, डियर एंड कैमल्स, डियर इज हिरन, डियर एंड कैमल्स हैव microorganisms
Because ruminants like cattle, sheep, goat, deer, and camel have microorganisms or microbes. Microorganisms or microbes which are known as methanogens, which are known as methanogens. Which are known as methanogens. 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 Which are known as methanogens. Present in their stomach. तो रुमिनेंट्स के स्टमक में ये मिथेनोजेंस अवेलेबल होते हैं. प्रेजेंट इन देयर स्टमक. STOMACH. स्टमक. Full stop. These methanogens are capable of digesting. These methanogens are capable of digesting hard plant material. Capable of digesting hard plants material. Capable of digesting hard plants material. Hard plant materials, comma, which gives methane as a byproduct. Which gives methane as a byproduct. Gives methane as a byproduct. Byproduct means waste. तो जब ये इस ग्रासेस को खाते हैं, जुगाली करते हैं, है ना, और इस प्रोसेस को, डाइजेशन को कुछ और नाम बोलते हैं, वो लिखा देता हूं मैं आपको. डाइजेशन इन कैटल इज नोन एज digestion in cattle is known as digestion in the cattle is known as enteric fermentation. आंतरिक किण्वन. एंटेरिक फर्मेंटेशन. ठीक है. तो कैटल जो डाइजेशन करता है उसको बोलते हैं एंटेरिक फर्मेंटेशन, जिसमें पहले ये पूरे के पूरे प्लांट्स मटेरियल को धक्के से जल्दी जल्दी अंदर पेट में डाल लेंगे, उसके बाद फिर उसको बाहर निकालेंगे, मतलब अपने माउथ में, फिर उसको च्यूई करेंगे, चबाएंगे, एंड देन फिर अगेन वेस्ट मटेरियल में एंटर होगा. सो इसी प्रोसेस को कहते हैं एंटेरिक फर्मेंटेशन. तो ये फर्मेंटेड होता है ना. फर्मेंटेड मींस fermentation process is used for the generation of दारू. सिंपल लैंग्वेज में अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन से. अंगूर को सड़ा दिया, रखा, उसके बाद उससे फिर कुछ ग्रेन्स को, सो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है तो उसमें भी अल्कोहल बन रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मीथेन निकलती है. तो यहाँ पे भी मीथेन बाहर निकलता है. सो एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री जो है, इससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन का एमिशन होता है. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट. कितने पेज हो गए जी? 31, 32, 33. अब इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रही है जिससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन बाहर निकल रही है, एनुअली आपका जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो राइज हो रहा है. अब इसको कम भी करना पड़ेगा. अब लिखिए मेथड टू कंट्रोल, मेथड्स टू कंट्रोल इट. टॉपिक सेम ही है, मेथड्स टू कंट्रोल इट. आपने क्वेश्चन लिखा था कि ये
कैसे एसोसिएटेड है, एसोसिएशन का पार्ट आपने लिख लिया। अब आप लिखेंगे कि मेथड्स टू कंट्रोल इट। व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल इट? कौन कौन से आपके पास क्या कह रहे हो, पंजाबी में लिखा मनिंदर, गला देना है। हाँ जी, हाँ जी, गला देना। थोड़ी बहुत आती है मुझे पंजाबी, पढ़ लेता हूं मैं, है ना। नेक्स्ट इज मेथड्स टू कंट्रोल इट। अब कौन सा मेथड है जिसके थ्रू इसको नियंत्रित किया जा सकता है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू इसे हम नियंत्रित रख सकते हैं? अब लिखिए एडिंग सिंथेटिक केमिकल्स, एडिंग सिंथेटिक केमिकल्स, adding synthetic chemicals, comma, more fats and oils, more fats and oils। आगे लिखिए natural supplements such as natural supplements क्या कहते हैं इसको, ऑयल केक, such as oil cake used by Indian farmers, oil cake, खल होती है ना, खल दी जाती है। अब जो थोड़े से शहरी हैं उनको समझ नहीं आएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों से उनको पता है। ऑयल सीड्स होते हैं, ऑयल सीड, मस्टर्ड है, सरसों है, सरसों से ऑयल निकाला जाता है, सरसों से ऑयल निकल गया, बाकी जो प्रोडक्ट मिला दैट इज खल, है ना। उसको ऑयल केक को, उसको ऑयल केक कहते हैं। मतलब सरसों के दानों से आपने जो है ऑयल निकाल लिया, मस्टर्ड ऑयल साइड कर दिया, उसका जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको कहते हैं ऑयल केक। बिल्कुल सही। और इसी ऑयल केक को जो है उनके डाइट में, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऑयल केक के साथ साथ में मिलाया जाता है गुड़, जिसको जैगरी कहते हैं, फिर कुछ एक दाना जैसे कि मक्की का दाना भी हो सकता है, या फिर आपका कनक हो सकती है, गेहूं का दाना हो सकता है, या फिर अगर आपके पास बहुत ज्यादा घोड़े वगैरह हैं तो उसके लिए फिर आप चना देंगे, दैट इज ग्राम, और साथ में ऑयल भी मिलाया जाता है। सो दैट जब ये इस चीज को खाते हैं, खल में भी जो बचा कुचा ऑयल रह जाता है ना, कुछ एक एक्स्ट्रा ऑयल भी पिलाते हैं जानवरों को, जो जानते हैं उनको मालूम है। सो दैट उससे इनकी जो बॉडी में जो मिथेनोजेंस हैं ये काम तो करेंगे, बट कार्बन डाइऑक्साइड या मिथेन की एमिशंस कम हो जाती हैं। सो इसीलिए इसको यूज करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है। सो सिंथेटिक केमिकल्स, मोर फैट्स एंड ऑयल्स, नेचुरल सप्लीमेंट सच एज ऑयल केक, ब्रैकेट में लिखिए ऑयल केक के, ऑयल केक में लिखिए जैगरी, साथ में हिंदी में लिखिएगा, ऐसे लिखिए गुड़, प्लस क्या कहा मैंने आपको, एक और ग्राम, हाँ ग्राम्स या ग्रेन्स जो भी आप डालते हैं इसमें, और लास्ट यही है ऑयल सीड्स बाय प्रोडक्ट। तो ये तीनों इकट्ठे होकर बनाते हैं ऑयल केक। तो जानवरों का भी केक है ना, जिनके पास है वो पूरा टब भर के देते हैं, है ना। और कई बार उनके जो डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जब अलग अलग खालियां कहते, खालियों में डाल के रखा होता है, खुरनी, हाँ, उसमें डाल के रखते हैं। सो दिस इज ऑयल केक। फुल स्टॉप के बाद लिखिए इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड used by Indian farmers, traditional method used by Indian farmers to reduce methane emissions. Traditional method used by Indian farmers to reduce मीथेन एमिशंस। मीथेन गैस कम निकले या मीथेन गैस की जो मात्रा है वो कम हो जाए, इसलिए ऑयल सीड्स को या ऑयल केक को यूज किया जाता है।
अब लिखिए आर्टिफिशियल मेथड्स, ये नहीं ऐसे में लिखिए, आप लिखिए सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। यहीं से आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। छोड़ो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास, मैं टाइम देख लिया, मजा नहीं आएगा, टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और आपका टेस्ट भी है जी, है ना, टेस्ट की इंस्ट्रक्शन मिली है कि एवरीडे टेस्ट लेना है। आज का जो कल का टेस्ट मैं आज ले रहा हूँ, और जो आज का टेस्ट अपलोड हो जाएगा वो कल आपने अटेम्प्ट कर देना है, समझ गए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने भी कल आपका, हाँ जी सरवती खाल, बिल्कुल सही मनविंदर, बिल्कुल सही बोला आपने। अब मेरी बात सुनिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आपका कल का जो टेस्ट था वो आप आज अटेम्प्ट करेंगे। आज का जो टेस्ट है वो आज की डेट पे अपलोड कर रखा है, कल का टेस्ट कल की डेट पे अपलोड है, आज का टेस्ट आज की डेट पे अपलोड है। तो आज का टेस्ट आज आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर दीजिए, कल का टेस्ट आप कल घर से या आफ्टर क्लास उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कृपया करके अपना टेस्ट, है ना, आपने जो टेस्ट की प्रतियां हैं, कॉपियां हैं, उनको ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्म में डालें, है ना। पीडीएफ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अपना टेस्ट अपलोड करना है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, है ना। तो प्लीज पीडीएफ में, अदरवाइज चेक करना मुश्किल हो जाता है। और टेस्ट का काउंट बढ़ाते जाओ, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स 27 थे, 22 हो गए, ये 27 से 54 होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। क्लास में भी बढ़ रहे हैं, क्लास भर जानी चाहिए। तो टेस्ट का काउंट बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आप अटेम्प्ट करो और अपलोड करते रहो, है ना, सो दैट आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 3:30 बजे, 3:30 है, ओ सॉरी 2:30 बजे। मैं चल रहा हूँ 2:30 बजे के हिसाब से कि 3 बजे मिलेंगे। ओके, ब्रेक ले लो अभी। टेस्ट शो नहीं होता, टेस्ट आपको शो होएगा असाइनमेंट पोर्टल के ऊपर, मेरे को शो नहीं होगा। सेम अभी आप शायद बैच में टेस्ट होंगे, असाइनमेंट पोर्टल पे देखिए एक बार चेक करके।